जय हिंद। कंप्लीट एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट 2 यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की जो कुछ पुस्तकें हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोस्तों इनकी जो पुस्तक है वो है हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी। और दोस्तों एक और पुस्तक है जो भारत की खोज है, उस नाम से दोस्तों है, तो भारत की खोज। तो ये भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है वो हिंदुस्तान की कहानी और भारत की खोज। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर लेक स्लोकी अधिनियम, तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है, पहले नंबर पर यही आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर बंगाल टेनेंसी अधिनियम, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तीसरे नंबर आयु की सहमति अधिनियम ये आया था, और चौथे नंबर पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो दोस्तों ये सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इनका समय पता हो, क्योंकि ये सबसे पहले आया था, फिर 2 नंबर 3 और 4, तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर कलकत्ता में की थी, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। तो यहाँ पर 1773 ईस्वी में बोस्टन टी की घटना घटित हुई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में यहाँ पर किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो उरेयूर है वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, हमें मिलाना है और नीचे कूट को सही उत्तर इसमें चुनना है। जैसे फुतूह उस सलातिन, तो ये दोस्तों जो है ये अब्दुल मलिक इसामी से संबंधित था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फुतुहात ए फिरोज शाही, तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों ये था, तो यहाँ पर संबंधित था, तो 1 हो जाएगा। फिर तारीख है फिरोज शाही, तो 4 से हो जाएगा, इसको जियासुद्दीन बरनी के द्वारा दिया गया था, तो 4 नंबर हो जाएगा। और खजरैल उल फुतूह ये दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा, अमीर खुसरो, तो यहाँ पर ये दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या था कि जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर पेड़ों की पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी, पेड़ों को बहुत ज्यादा वहां पर तवज्जो दी जाती थी, और जो पीपल का पेड़ था वो सबसे पवित्र माना जाता था। इसलिए जो मुहरे थी वहां पर ऐसा माना गया है कि पीपल का जो पेड़ था उसको बहुत पवित्र माना जाता था, इसलिए मुहरों पर जो मुहरे मिली थी वहां से उस पे पीपल का पेड़ बना हुआ है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो यहाँ पर शिवाजी सावंत हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों बक्सर का जो युद्ध था जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों से
और जो बंगाल के नवाब थे उनके द्वारा ये आपस में लड़ा गया था, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों की जीत हुई थी। यहीं से वो अस्तित्व में आ गए थे, क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध प्रदेश था। तो वहां पर जब इन्होंने कब्जा कर लिया, तभी से दोस्तों जो नवाब था उसको पूरे बंगाल का जो मतलब वहां पर वायसराय घोषित कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि बक्सर की लड़ाई से, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा एडुटेरिया की जो 150 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे कराने वाला हूँ। अगर आपको इसका ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो यहाँ पर उस्ताद मंसूर को दोस्तों नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, जहांगीर ने नवाजा था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो राजेंद्र प्रथम थे उनके समकालीन था। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर विजयनगर के शासकों द्वारा अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको मैं डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वीडियो ना हो, कम समय में आपको ज्यादा जानकारी देने का प्रयास है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से यहाँ पर करा रहा हूं। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी, जो कि मंगोल शासक था। अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। तो अकबर के शासनकाल में ये प्रसिद्ध रचनाकार थे, जिनका नाम था गिजाली। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें सबसे प्रमुख अधिकार जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि दोस्तों जब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही अधिकार चला जाएगा तो व्यक्ति जब स्वतंत्र ही नहीं होगा तो अपने आप को स्वतंत्र कैसे महसूस करेगा। इसलिए दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में जो सबसे प्रमुख और अधिकार है वो सी है, यहाँ पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरण मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि जो निर्वाचित सांसद होता है या विधायक होता है उसकी मतों की संख्या दोस्तों समान होती है। तो यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ी और जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि जो भारत के या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में हैं। और दोस्तों ये अनुच्छेद कितने से हैं। तो अनुच्छेद आपको याद रखना 36 से 51 के बीच में है। तो और दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आपको याद रखना है कि ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा और फर्स्ट भी हो जाएगा करेक्ट, कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों धारा जो 313 है वो दोस्तों यहाँ पर है कि भारतीय दंड संहिता के हिसाब से अगर आप महिलाओं का दोस्तों उनकी बिना सहमत के आप गर्भपात करा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, तो इसके धारा 313 के तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है। जो भी वहां पर दंड का प्रावधान होगा वो आपके ऊपर लागू होगा। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो अनवीकरणीय होते हैं, क्योंकि ये वर्षों में ही समाप्त हो जाते तो इसलिए अनवीकरणीय ये स्रोत होते हैं।
या संसाधन होते हैं। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अपर्दन कहते हैं, क्योंकि भूदृश्य या जल और पवन मतलब हवा के द्वारा जो भी अपर्दन होता है, जब वहां पर मिट्टी का क्षय होता है तो वहां पर अपर्दन कहा जाता है। अगर मृदा का हो रहा है तो मृदा अपर्दन कहलाता है। जिसका भी दोस्तों अपर्दन मतलब कटाव होता है, अपर्दन का मतलब कटाव होता है, तो जिसका भी कटाव होता है उसका अपर्दन वहां पर जुड़ जाता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो जो दोस्तों जो उत्तर भारत की ये किस्म है कपास की, उसको नरमा बोला जाता है। तो आपको याद रखना है ये अमेरिकी कपास होती है और उत्तर पश्चिमी भाग में इसको नरमा बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर झेलम को व्यथ के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में है, गुजरात में है, पंजाब में है या मणिपुर में है? तो यहाँ पर नागालैंड में है टी पर्वत, आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जब कोयला जलता है तो संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। फ्लाई एश प्रदूषण होता है खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से या फिर तेल संशोधन से? तो यहाँ पर दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र से होता है फ्लाई एश। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि जब विद्युत बनाई जाती है मतलब बिजली बनाई जाती है तो कोयले से मतलब ताप विद्युत होता है ना, तो कोयला वहां जलाया जाता है, तो उससे जो राख निकलती है वही फ्लाई एश प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो जो दोस्तों तुलसी का पौधा होता है वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा पूजनीय भी है और उसका औषधीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको फिनोल कहते हैं या फ्लेनोनाइड्स बोलते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसमें दोस्तों औषधीय महत्व होता है, जिससे कि हमें एंटीबैक्टीरियल उसमें प्रॉपर्टी होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है हमें, कि यहाँ पर कौन से, और फिर उसके बाद ये जो कूट ए बी सी डी दे रखा है यहाँ पर हमें इसको करेक्ट करना है। तो सोडियम बेंजोएट, दोस्तों जो सोडियम बेंजोएट होता है वो यहाँ पर फलों के रस का परीक्षण करता है, तो एक ही हो जाएगा यहाँ पर। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि 3 मतलब ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3 हो जाएगा। फिर नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में काम आता है, तो 4 हो जाएगा। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में दोस्तों 2 हो जाएगा, पेट्रोलियम के शोधन में होता है दोस्तों, इससे उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 2 बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, जिंक है या फिर फास्फोरस है? तो नाइट्रोजन दोस्तों ऐसा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो यहाँ पर जाइलम पैरेनकाइमा करता है, आपको याद रखना है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम ऊतक जो होता है भोजन का ये भोजन का भंडारण करता है, जाइलम पैरेनकाइमा, तो आपको याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो यहाँ पर सूत्र कणिका केंद्रकीय हरित लवक में होता है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं, लकड़ी भी है दोस्तों, कोयला भी है और गोबर भी है बायोमास का। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सभी लैंगिक जनन वाले करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पर एक कोष की युग्मनज द्वारा, क्योंकि ये सभी लैंगिक जनन होते हैं जीवों में। जीवन की उत्पत्ति कैसे होती? तो एक कोष की युग्मनज के द्वारा होती है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर एजोला है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? दोस्तों जो कीट भक्षी पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ये ऐसी ही स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए जो कीट होते हैं उनको खा जाते हैं और इसलिए इनको कीट भक्षी पौधा बोला जाता है। तो नेपेंथिस दोस्तों एक कीट भक्षी पौधा है, आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पर काई जो है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? मतलब कि राष्ट्रीय आय आकलन अगर कर रहे हैं तो उनकी विधियों में कौन नहीं है? तो वितरण विधि ही नहीं है दोस्तों, व्यय विधि है, उत्पाद विधि भी है और आय विधि भी है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने परिवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, दोस्तों क्या प्राप्त करता है? कि लाभांश एवं बोनस शेयर, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब उसका निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है तो क्या प्राप्त करेगा? जब वो शेयर अपना निवेश करेगा तो लाभांश और बोनस शेयर यहाँ पर हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण में शामिल है, दोस्तों आधुनिकीकरण में क्या शामिल है? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बिल्कुल सही है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से हम टिक लगा लेते हैं, सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? कि स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, हो सकता है या नहीं, अभी देखते हैं। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दोनों सही हैं, तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो स्वपोषी होता है वो उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, स्वपोषी होता है, इसको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और दोस्तों जो द्वितीयक उत्पादक होता है वो स्वपोषी पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों आपको इसमें यह बताना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कुचिपुड़ी से है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब कि इनको टाइम पीरियड के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक दोस्तों ले जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई थी, आपको याद रखना है, तो 1 नंबर पर हो जाएगा। फिर प्रोटॉन की खोज हुई थी, तो यहाँ पर 2 नंबर पर ये हो जाएगा। 2 नंबर पर कौन हो जाएगा? 4 नंबर 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर दोस्तों जो 2 नंबर है वो 3 नंबर, मतलब बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई और बाद में दोस्तों पाई मेसान की खोज हुई, तो 4 हो जाएगा। मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो उड़ीसा आपको याद रखना है दोस्तों, उड़ीसा में हर साल इको स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्योंकि दोस्तों जो दहेज निषेध अधिनियम था वो भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में दोस्तों ये पारित किया गया था, आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो यहाँ पर दोस्तों कश्मीर पर इन्होंने शासन किया था, आपको याद रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सैरे गुल फिरोजा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है ये दिल्ली में किया जाता है। सैरे गुल फिरोजा त्योहार का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने पाटलिपुत्र को
पोलिब्रोथा कहा था। तो दोस्तों पोलिब्रोथा किसने पाटलिपुत्र को कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था, क्योंकि एक मेगास्थनीज जो था वो दार्शनिक था और ये दोस्तों बाहर से विदेश से आया हुआ था, तो इसलिए मेगास्थनीज जो है वो पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा मतलब कि वहां पर पोथियां बहुत थी, इसलिए दोस्तों पोलिब्रोथा उसने कहा था। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना जो ब्लूटूथ है वो लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, क्योंकि हम वायरलेस के द्वारा ब्लूटूथ कनेक्ट करके और सारी चीजें बात कर लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसे क्रमिक बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जो जॉन मैकार्थी थे उनको क्रमिक बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो ये दोस्तों कुछ 50 क्वेश्चन थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। जो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको याद रखना है कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं या फिर कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति का साक्ष्य था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत फेमस है, जो नर्तकी थी वो कांसे की थी और ये कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में मिला था। शव को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से मिली थी। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला था? तो बनावली से मिला था, आपको याद रखना है। फिर है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो धौलावीरा से मिला था। और शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुए थे? तो ये भी दोस्तों धौलावीरा से ही प्राप्त हुए थे, क्योंकि शैलकृत स्थापत्य दोस्तों वहीं से प्राप्त हुई थी। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है तो धौलावीरा है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उम्मीद है आपको ये 50 क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा था तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे ही यहाँ पर पूरे 150 आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन करके टेलीग्राम को आप आसानी से ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं ये अपडेट कर देता हूँ उस वहाँ पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।